हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट 31 है और यह 21 सितंबर 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यानी नेशनलिज्म इन यूरोप। जिस तरह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर में भी, ठीक है। तो उसी तरह पहले हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो चलिए हम स्टार्ट करते। राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम करना, ठीक है। तो 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी 1848 के बाद यूरोप में जो ना राष्ट्रवाद जो है ना क्या हुआ, जनतंत्र, जनता के तंत्र यानी लोकतंत्र से जो है ना एक क्रांति से अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी राज्य की जो सत्ता है उसको बढ़ाने के लिए रूढ़िवादी, जो पुराने ख्यालों के विचारवादी थे, ठीक है, उन्होंने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यद्यपि मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। तो जर्मन महासंघ के लोगों ने क्या किया, राष्ट्र राज्य बनाया और इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलकर दबा दिया गया, ठीक है। तो राजशाही यानी तानाशाही शासक था और वहाँ का जो ना फौजदारी ताकत था, उसने इसे दबा दिया। इसके बाद प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, प्रसा, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हुआ जर्मनी एकीकरण। 1866 से लेकर के 1871 तक जर्मनी का एकीकरण हुआ। यानी एकीकरण में प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। प्रसा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्रवाद निर्माण में एक मुख्य भूमिका निभाई। यानी कहा जाता है जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ यानी यूनाइट हुआ जर्मनी, वो जो है ना बिस्मार्क की वजह से हुआ था, ठीक है। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। और 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया और जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में पर्शियाई को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया, ठीक है। और नए जर्मन राज्यों में जो है ना मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी नया जो जर्मन एकीकरण हो गया तो उसमें क्या हुआ, जो बैंकिंग सेक्टर को ज़्यादा प्रेफर देने लगे, न्याय व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई, ठीक है, आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया, वहाँ मुद्राएं चल गई, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे इटली का एकीकरण कैसे हुआ था। इटली का एकीकरण में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था और 1830 के दशक में जोसेपे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ठीक है, जोसेपे मेस्सीनी ने। और 1830 से लेकर के 1848 के बीच क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुआ। यानी 1830 से 1848 तक। 1859 यानी 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया, पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया और 1861 में इस्तेमाल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, जो ये काउंट कैमिलो दे काबूर, यानी काउंट कैमिलो दे काबूर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वह सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रमुख मंत्री था। ये यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं डियर स्टूडेंट। काबूर जो है ना वो सार्डिनिया पिडमाउंट का प्रमुख मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था और बहुत ही अच्छे ये जो है ना राष्ट्र को एक करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, ठीक है। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, लेकिन राष्ट्र को एक किया, ठीक है। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काबूर का हाथ था। फ्रांस के साथ जो इसका जो संधि हुआ यानी समझौता हुआ, ठीक है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को हराया गया जा सका और इटली का एकीकरण संभव हो पाया, ये इसी की वजह से कैबूल। उसके बाद जोसेपे गैरिबाल्डी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गैरिबाल्डी कौन थे? तो सबसे पहले गैरिबाल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। सशस्त्र स्वयंसेवक जो है ना उन्होंने बनाया और उसका नेतृत्व किया, उसका लीडर रहा ये। और 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर पाए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय शासनों का समर्थन पाने में सफल रहे और उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, इसमें बेहद ही आसान से 4 प्रश्न है, इस सभी का एक-एक करके हम आंसर देखते। तो आइए, इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखना है।
तो डियर स्टूडेंट ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इटली का एकीकरण। ठीक है, तो इटली के एकीकरण पे आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। तो इटली के एकीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। कैसी थी? लंबी और जटिल प्रक्रिया। आरंभ में इटली 7 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली के एकीकरण का पहला प्रयास मोत्सनी ने किया था, लेकिन वह असफल रहा। इटली के एकीकरण में पिडाद सार्डिया के मुख्यमंत्री और तथा गैरिबाल्डी की भूमिका अहम रही थी। ठीक है, गैरिबाल्डी की भूमिका सबसे मेन मानी जाती है। और 1861 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ और इमैनुअल द्वितीय को सम्राट घोषित किया गया। राइट। अब देखिए एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? एकीकृत जर्मनी का राजा जो विलियम प्रथम एकीकृत जर्मनी के सम्राट बने थे, केसर विलियम। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन करना है। क्या करना है? जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का आपका वर्णन करना है। तो यह एक लंबी प्रक्रिया और जटिल प्रक्रिया थी। जर्मनी के एकीकरण का पहला प्रयास 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में किया गया, जो कि असफल रहा था। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार पर्सिया के प्रधानमंत्री ऑटो वन बिस्मार्क थे और बिस्मार्क ने जर्मनी एकीकरण के रक्त तथा लौह की नीति अपनाई थी। तो रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपको याद रखना, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, 7 वर्ष में लड़े गए 3 युद्धों में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस को हराकर 1871 में जर्मन एकीकृत प्रक्रिया पूरा हुआ और केसर विलियम प्रथम एकीकृत जर्मन के सम्राट बने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, जो कि बेहद ही आसान है। ठीक है, आपके को ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? तो अब राष्ट्रवाद का स्थान उग्र राष्ट्रवाद ने ले लिया था, क्योंकि उग्र राष्ट्रवाद जो राष्ट्र से प्रेम नहीं करते थे, वो सिर्फ राष्ट्र को जो है ना विनाश करने वाले थे। ठीक है, अब उपनिवेशवाद और युद्ध के राष्ट्रवाद का भाग समझा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, जो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए लोकतंत्र की बजाय तानाशाही पर जोर दिया गया। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपको जब अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे 1 से 2 दिन पहले आप सभी के लिए वर्कशीट अपलोड कर दी जाती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।